बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में हमने कई सारी बातें लास्ट लेक्चर्स में की थी और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा है आरएनए इंटरफेरेंस से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो क्या होता है ये आरएनए इंटरफेरेंस, आइए आसान शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं हम। अगर मैं आपसे बात करूं आरएनए इंटरफेरेंस की, तो आरएनए इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं आरएनए के काम में दखल अंदाजी देना है। इंटरफेयर का मतलब होता है टांग अड़ाना। कोई अच्छा खासा काम चल रहा हो घर में तो फूफा जी आके टांग अड़ा देते हैं, दिस इज इंटरफेरेंस। ठीक है, अपनी मम्मी पापा अपन को दूर पिकनिक जाने की परमिशन देने वाले थे कि पता नहीं कहाँ से नानी टपक गई, नानी आ गई मतलब घर, है ना, अभी टपकी नहीं है, आ गई घर। ठीक, घर आ गई तो जो है नानी घर आ गई तो फिर उन्होंने मम्मी कान भर दिए, है ना, जवान मोड़ा मोड़ी कितने दूर भेजता है कोई। फिर मम्मी ने जो है मना कर दिया, बहाना बना दिया। ठीक है, तो दिस इज इंटरफेरेंस। ठीक है, तो मन में तो ऐसा आया कि नानी का सामान उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि बचपन में सिर्फ अपना दिखता है। तो इंटरफेयर इसी को बोलते हैं, टांग अड़ाना, दखल अंदाजी करना। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप आरएनए को प्रोटीन बनने से रोकते हो, प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है उसको इंटरफेयर करते हो, उसमें टांग अड़ाते हो। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। क्लियर होगी बात? ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है, एमआरएनए की मदद से ही राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनता है। ये बात हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, पहचान चुके हैं। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। एमआरएनए डीएनए का संदेश राइबोसोम के पास लेकर जाता है, राइबोसोम अमाइनो एसिड्स को कंपाइल करके एमआरएनए के द्वारा बताए गए निर्देश अनुसार प्रोटीन बनाकर दे देता है। ये सब आपको पता है। ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को एक्सप्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? डीएनए भी जिम्मेदार है, आरएनए भी जिम्मेदार है। और अगर आरएनए को आप प्रोटीन बनने ही ना दो तो क्या वो फीचर, वो प्रोटीन बन पाएगा जो बनना चाहिए था? नहीं बन पाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटरफेयर करना। तो आप डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को इंटरफेयर करोगे या एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को इंटरफेयर करोगे? किससे इंटरफेयर करोगे आप? एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को इंटरफेयर करोगे। दिस इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। याद हो गया? क्लियर हो गई बात? आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस एक नोवल स्ट्रैटेजी होती है कई सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की एज ए सेलुलर डिफेंस। अपने इम्यून रिस्पॉन्स के जरिए हम कहीं ना कहीं किसी एंटीजन से लड़ने की शक्ति रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे शरीर के कई सारे सेल्स ऐसे हैं जो हमें इम्यून करते हैं, जो किसी एंटीजन को, किसी फॉरेन पार्टिकल को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे शरीर में घुसने से रोकते हैं, और घुस भी गए तो उनका सामना करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि हर यूकैरियोटिक सेल का एक गुण है, एक कैरेक्टर है आरएनए इंटरफेरेंस, जिसकी मदद से वो अपने आप को डेवलप करता है लड़ने के लिए एंटीजन के साथ, इम्यूनोग्लोब्यूलिनोजन के साथ। क्लियर? तो पहला सवाल तो ये बन गया, क्या नोवल स्ट्रैटेजी है जिसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने अडॉप्ट कर रखा है सेलुलर डिफेंस के लिए? तो उसका जवाब है आरएनए इंटरफेरेंस इज द नेम ऑफ नोवल स्ट्रैटेजी यूटिलाइज्ड बाय द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ सेलुलर डिफेंस। याद हो गया? कोशिकीय स्तर पर किसी एंटीजन से लड़ने की जो काबिलियत है वो हासिल करना किसकी कैपेबिलिटी, किसका गुण है? यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक नेमाटोड पता होना चाहिए। ये नेमाटोड है मेलोडी गाइनी इनकॉग्निशिया, ठीक है। मेलोडी गाइनी इनकॉग्निशा, ठीक है। ये है एक नेमाटोड, बैक्टीरिया नहीं, नेमाटोड मतलब राउंड वॉर्म, ठीक है। मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया एक राउंड वॉर्म का नाम है, एक नेमाटोड का नाम है, गोल कृमि का नाम है। गोल कृमि, एक चपटा कृमि होता है, एक गोल कृमि होता है, ठीक है। तो एक राउंड वॉर्म का नाम है नेमाटोड, मतलब मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया एक नेमाटोड है। और ये नेमाटोड क्या करता है, तंबाकू की जड़ों से तंबाकू को इन्फेक्ट करता है और तंबाकू के पौधे में इन्फेक्शन फैलाकर तंबाकू की पैदावार को कम कर देता है। तंबाकू की पैदावार अगर कम हो जाए तो 3 सेलिब्रिटीज के घर पर भोजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान, ठीक है ना, समझ गए। सबसे ज़्यादा दिक्कत आएंगी अजय देवगन जी पर, क्योंकि अजय देवगन ही सबसे ज़्यादा प्रचार करते हैं जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, ठीक है, ऐसे निकलते हैं। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि टोबैको प्लांट, गेहूं की पैदावार कम हो जाए चलेगा, लेकिन तंबाकू की पैदावार कम नहीं होना चाहिए। और तंबाकू की पैदावार को कम होता देख साइंटिस्ट ने सोचा कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करो जिसकी वजह से तंबाकू की खेती पर असर ना पड़े, बुरा प्रभाव ना पड़े, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, एक नेमाटोड है मतलब एक राउंड वॉर्म जिसका नाम है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया। इस मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया ने तंबाकू की जड़ों के ज़रिए तंबाकू के पौधे में अपनी पहुंच बनाई और तंबाकू की ईल्ड को, पैदावार को कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट अपनाया, उसका नाम था आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस नाम की तकनीक से हमने क्या किया, हमने वो प्रोटीन नहीं बनने दिया जो मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल था। मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया के पास जो जीन है, उस जीन को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करके जो ये प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन इसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इस प्रोटीन को बनाए बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है, ये जिंदा नहीं रह सकेगा, ठीक है। मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया के पास अपना खुद का डीएनए से बनाया उसने एमआरएनए से बनाया एक स्पेसिफिक प्रोटीन। ये प्रोटीन मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया नाम के गोल कृमि नेमाटोड के सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अगर हम ये प्रोटीन बनने ही ना दें, उसके एमआरएनए को ट्रांसलेशन होने ही ना दें, तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अगर हमने मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया के एमआरएनए को ट्रांसलेट होने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया के एमआरएनए को हमने ट्रांसलेट होने का मौका ही ना दिया, प्रोटीन बनने ही ना दिया, तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, या फिर नेमाटोड मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बताओ आरएनए इंटरफेरेंस ने हमारी मदद की कि नहीं की? आपने मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया को जिंदा रहने के लिए चाहिए था, वही नहीं बनने दिया। जब वो बना ही नहीं तो क्या हुआ, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, मौत के घाट उतर जाएगा वो अपने आप से, ठीक। तो इससे हमें किसी प्रकार की कोई दवा भी नहीं छिड़कना पड़ी, हमें किसी प्रकार का कोई इंसेक्टिसाइड भी नहीं छिड़कना पड़ा, कम मैन पावर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, और हमारी समस्या का समाधान भी हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, अभी बताया था। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, साइलेंसिंग मतलब खामोश, ठीक है ना। एमआरएनए प्रोटीन बनना चाहता था, उसकी इस आवाज़ को वहीं दबा दिया गया जहां वो पहली बार बोला कि मुझे तो प्रोटीन बनना है, ठीक। जैसे मान लो आप एक महिला हो, आप एक स्त्री हो, आप एक नारी हो, आप एक लड़की हो,
और आपका जन्म किसी ऐसी जगह हुआ है जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जैसे ही आपने कहा मुझे कैरियर बनाना है, मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी लेकिन अपना कैरियर बनाऊंगी, ठीक है। तो उतने में दादाजी आए अपने ख़ानदानी बंदूक लेके और उन्होंने बोला ठीक है, पढ़ना चाहती हो, ऊपर जाके पढ़ना, ठीक है ना। कई सारी जगहें हमारे देश में ऐसी हैं, कई सारे स्टेट्स एमपी में भी ऐसे हैं जहाँ पर फीमेल का जो सेक्स रेशियो है बहुत कम है, ठीक है। फीमेल का सेक्स रेशियो कम है क्योंकि लड़कियों को बचपन में ही मार दिया जाता है जब पता चलता है गर्भ में मोड़ी है यानी लड़की है ना। तो उन जगहों पर फीमेल जब कुछ अच्छा करती हैं तो सरकार भी उनको मदद करती है क्योंकि कई सारी विषम परिस्थितियों में उनको आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि अगर आपने mRNA को प्रोटीन बनने से रोक दिया, मतलब आपने mRNA को खामोश कर दिया। mRNA बाहर जाके चीखना चाहता था प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बन गया, मैं प्रोटीन बनाऊंगा, लेकिन आपने mRNA को कुछ बोलने ही नहीं दिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एक परीक्षा दे रहे हो नीट की, नीट का OMR भरकर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके दुश्मनों ने मारुति सुजुकी इको से आपको किडनैप करा दिया एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, आपका किडनैप हो गया, आप परीक्षा हॉल में नहीं बैठे, आप गए नहीं वहाँ पर, तो आप निकाल पाओगे क्या? सिलेक्शन होगा आपका? नहीं, आप पहुँचे ही नहीं अंदर, ठीक है, समझ गए। तो आपने कहीं ना कहीं आपको खामोश कर दिया, साइलेंस कर दिया आपको उतनी देर तक के लिए, तो आप आगे प्रोटीन नहीं बना पाए। दिस इज कॉल्ड साइलेंसिंग ऑफ mRNA। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज साइलेंसिंग ऑफ mRNA? mRNA जब बहुत तेज़ आवाज़ निकालने लगे तो हम उसमें एक साइलेंसर लगा देते हैं जिससे उसकी आवाज़ हो जाती है। इसी को साइलेंसिंग ऑफ mRNA कहते हैं, इसको साइलेंसिंग ऑफ mRNA नहीं कहते। जैसे गाड़ी का साइलेंसर क्या होता है, गाड़ी का साइलेंसर गाड़ी के इंजन से बहुत तेज़ आवाज़ आती है कम पिस्टन घूमने की, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम साइलेंसर लगा देते हैं। तो साइलेंसर में बहुत सारे मेटालिक रॉड्स होते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से कम साउंड निकल के आता है गाड़ी का। आई बात समझ में? तो साइलेंसर अगर निकाल दें तो बहुत भयंकर आवाज़ आएगी, ठीक है ना। और जैसे बुलेट चलाते हैं वैसी आवाज़ आएगी। बुलेट में भी ऐसा इंजन आता नहीं है, साइलेंसर आता है, उसमें से कुछ वो निकलवा देते हैं जैसे फटफट आवाज़ आती है। तो कई लोगों को लगता है कि हम जितनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जितना लोगों का जीना हराम करेंगे, उतने ज़्यादा हमारी जो इलाके में शान है वो बढ़ेगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है, ठीक है। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि कहीं ना कहीं RNA इंटरफेरेंस में आप किसे साइलेंस कर रहे हो? mRNA को साइलेंस कर रहे हो। जो भी कर रहे हो mRNA के साथ कर रहे हो। mRNA को खामोश कर दिया, वो प्रोटीन नहीं बना पाया, ठीक है। दिस इज साइलेंसिंग ऑफ mRNA। इसके बाद यहां पे एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोजोन, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोजोन्स, तो ट्रांसपोजोन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह देना ये ऐसे DNA सेगमेंट्स होते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं बने रहते, इसीलिए इनको जंपिंग जीन्स भी कहा जाता है। और बारबारा मैकक्लेंटॉन्ग के द्वारा इनकी खोज की हुई थी। कोई नहीं पूछता, पहले MPPMT में पूछा करते थे, ठीक। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है ट्रांसपोजोन, और ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहीं ना कहीं काम आते हैं क्या करने के लिए? एक फॉरेन DNA को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। इस लाइन को एक बार मैं चाहूँगा कि आप और पढ़ें। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA due to the complementary double-stranded RNA molecule that bind to and prevent translation of mRNA silencing। ये मैं आपको बता चुका हूँ,
The source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic element transposon. ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रांसपोजोन की परिभाषा को ही यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता है, और वो कहती है कि जितने भी जंपिंग जीन्स होते हैं, जितने भी जीन्स होते हैं जो अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? ट्रांसपोजोन कहते हो। और ये ट्रांसपोजोन कहीं ना कहीं किसी भी जीनोम के केमिस्ट्री को चेंज करने में काम आते हैं, जीनोटाइप को बदलने में काम आते हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ डीएनए कैन बी चेंज बाय यूजिंग ट्रांसपोजोन। क्लियर? ये वैसा ही काम करते हैं जैसा प्लाज्मिड करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए करता है। प्लाज्मिड इज अ वेक्टर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, nematode specific genes were introduced into the host plant। ठीक है, ये उसी प्रोसेस को बता रहा है। क्या करेंगे? नेमाटोड कौन है? मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया। इसको आपने प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांट सेल में मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया के अंदर जो जीन था वो क्या कर बैठा? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करने लगा। लेकिन जैसे वो ट्रांसलेशन करने वाला था, हमने उस प्रोसेस को रोक दिया, साइलेंस कर दिया, तो आगे चलकर वो प्रोटीन बन ही नहीं पाया जो ज़रूरी था, जिसकी वजह से क्या हुआ? सरवाइव नहीं कर पाया। दैट्स इट। इतना ही याद रखना है। 3-4 बार बता चुका हूँ मैं आपको ये। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस हैं मेडिसिन में, आओ देखते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात करी थी कि दवाई गोली बनाने में हम बायोटेक्नोलॉजी का सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स को हम लेबोरेटरी में बना पा रहे हैं जो ह्यूमन बॉडी में नेचुरली मौजूद है। ठीक है, अगर आप इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बना पा रहे हो तो वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाया है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो आप लैब में बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेकर बना सकते हो। ठीक, 30 recombinant therapeutics have been approved for human use। ये नंबर आपको याद रखना है। लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट दवाइयाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई लगभग 30 दवाइयाँ ह्यूमन यूज़ के लिए रजिस्टर की जा चुकी हैं, और 12 तो उनमें से मार्केटिंग, 12 की तो मार्केटिंग भी चालू हो चुकी है। ये उस समय के आंकड़े हैं जिस समय ये एनसीईआरटी छपी होगी। अपडेट हुए कि नहीं हुए पता नहीं। ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सही माना जाएगा। अब थोड़ा सा इंसुलिन समझ लेते हैं। इंसुलिन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं थोड़ा। देखो मेरी बात ध्यान सुनो। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इंसुलिन है जो एक हार्मोन के रूप में आपने सुना होगा। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन वो ही बहुत ही ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में निकलने वाले केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक मैसेज को कन्वे करने का काम करते हैं, और कई बार एक स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करने वाले केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात? क्या कहते हैं? हार्मोन्स। ठीक, पेप्टाइड हार्मोन होता है इंसुलिन। आपके पास एक ऑर्गन है जिसको पैनक्रियास बोलते हैं। पैनक्रियास को हम एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। इसमें एक पार्ट होता है एक्सोक्राइन
और एक पार्ट होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस और एंडोक्राइन पार्ट से निकलते हैं ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ग्लूकागॉन होता है एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन और इंसुलिन होता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स ऑफ एंडोक्राइन पार्ट प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है। पैनक्रियाज में गए, दो हिस्से मिले, एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। डक्ट वाला पार्ट, डक्टलेस वाला पार्ट। डक्ट वाले पार्ट में गए तो मिला पैनक्रियाटिक जूस जिसमें प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, जिसमें अमाइलेज है, जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें काइमोट्रिप्सिनोजिन है, जिसमें ट्रिप्सिनोजिन है, बहुत अन्य अन्य चीज़ें हैं। और जब उसके एंडोक्राइन पर पार्ट में गए तो हमें मिले दो तरह के सेल्स, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। ठीक है। ये अल्फा सेल्स बीटा सेल्स जिस जगह मिलते हैं उस जगह को आइलेट ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं, सुना होगा आपने, 11th के लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक। वहाँ पर जो अल्फा सेल्स हैं वो निकालते हैं ग्लूकागॉन और जो बीटा सेल्स हैं वो निकालते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है और ग्लूकागॉन एक प्रकार का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है। आपके ब्लड में कम हो रहे ग्लूकोज को बढ़ाने वाला, आपके ब्लड में कम हो रहे ग्लूकोज को बढ़ाने वाला हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है और आपके ब्लड में बढ़ रहे ग्लूकोज को कम करने वाला हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। ठीक है। एक हाइपरग्लाइसेमिक है, एक हाइपोग्लाइसेमिक है। हाइपरग्लाइसेमिक इज द वन विच इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम टू द नॉर्मल रेंज और हाइपोग्लाइसेमिक वो है जो बढ़ रहे ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाकर कम करता है। आया? ठीक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक। इसके अलावा अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि कई लोगों को मान लो पैनक्रियास में इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, या किसी तरह की कोई डिफेक्ट आ गया जेनेटिक। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वो इंसुलिन बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? इंसुलिन नहीं बनने की वजह से ब्लड में बढ़ रहे ग्लूकोज लेवल को कोई कम करने वाला रहेगा ही नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल एक समस्या को जन्म देगा जिसको बोलते हैं डायबिटीज़। और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो लगातार आपके वाइटल ऑर्गन्स, आपके विसरल ऑर्गन, आपकी आंखें, आपकी त्वचा, आपकी स्किन कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। ठीक है ना? इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होंगे। ठीक है। आपकी किडनी पर असर पड़ेगा, आपके ब्रेन पर असर पड़ेगा, आपके स्प्लीन पर असर पड़ेगा, आपके लंग्स पर असर पड़ेगा, आपके स्किन पर भी असर पड़ेगा। हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है डायबिटीज़ की वजह से, इसलिए डायबिटीज़ में शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना? शक्कर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती। अगर आपको लगता है कि अरे यार मैं तो बहुत मीठा खाता हूँ, क्या मुझे शक्कर की बीमारी हो जाएगी, क्या मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी? नहीं होगी। क्लियर? नहीं होगी। एक जेनेटिकली होती है, एक लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होती है। ठीक है ना? तो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो डायबिटीज़ अब किसी व्यक्ति को हो गया है, अब उसको क्या ज़रूरत है? उसको इंसुलिन की ज़रूरत है। किसी का शुगर मान लो 400 आ रहा है, शुगर को नापने के लिए एक जांच होती है आरबीएस। आरबीएस मतलब रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है। एक चीज़ होती है ग्लूकोमीटर, उस ग्लूकोमीटर से कई लोग अपनी शुगर चेक करते हैं घर बैठे। ठीक। इंसुलिन देना पड़ जाती है पेशेंट्स को तब जब उनका ब्लड शुगर लेवल टैबलेट से या ओरल मेडिकेशन से ठीक नहीं होता। ठीक। तो ऐसे में
इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, इंसुलिन उसकी बॉडी में बन नहीं रहा, तो हमें आवश्यकता पड़ जाती है इंसुलिन बनाने की लेबोरेटरी में। तो इंसुलिन बनाने के लिए हम पहले क्या करते थे, पहले पिग और स्लॉटर्ड एनिमल्स, काटे गए जानवरों के पैनक्रियास से इंसुलिन निकाल देते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, उसकी वजह से कई लोगों को एलर्जी होती थी, ठीक है। अब जैसे कोई वेजिटेरियन है, ठीक है, और वो नॉनवेज नहीं खाता, उसको बताया जाए कि तुम्हें जो इंसुलिन लगा रहे हैं ये मरी हुई गाय के पेट में से निकाला था, तो अच्छा लगेगा सुनने में, उसको उल्टी करने लगेगा। वो ये भूल जाएगा कि इसकी वजह से उसकी जान बच रही है। वो कहेगा जान चले जाए पर वचन ना जाए, मैं वेज हूँ, वेज ही रहूँगी या रहूँगा, ऐसा कहा उसने, ठीक है ना। क्योंकि बुजुर्ग लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए जनरेशन गैप में चीज़ें समझ नहीं आती इन लोगों को। जैसे मैं अपने कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा तो हो सकता है विजय सर को समझ में नहीं आए, या विजय सर जो कॉन्सेप्ट बताएंगे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आए, ठीक है। तो ऐसा है, सब अलग दिशा में सोचते हैं यहाँ पे, ठीक। तो कहने का जो मेरा मतलब है आपसे वो ये है कि बहुत ही कम जगह ऐसा होता है कि आपसे 20 साल या 25 साल बड़ा व्यक्ति या 30 साल बड़ा व्यक्ति आपके जैसा सोचे, ठीक है। यही वजह होती है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने पेरेंट्स से अपनी सोच नहीं मिलती कई बार, और वो डिस्प्यूट का कारण बनता है ना, आपसी मतभेद का कारण बनता है। लेकिन आखिर में ज़िंदगी के एक पड़ाव पर आपको समझ में आ जाता है कि जो पेरेंट्स बोलते थे वही सही है, ठीक है। मेरे को अब समझ में आया। तो जो है ये पंगा रहता है, ठीक है, बहुत देर में कई बार रियलाइज़ होता है, ठीक है। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है, मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि अगर इंसुलिन नहीं बन पा रही तो लेबोरेटरी में इंसुलिन कैसे बनाएं, ठीक है। लेबोरेटरी में इंसुलिन बनाने के लिए आपको चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का साथ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का साथ। और ऐसी ही एक कंपनी थी एली लिली कंपनी, 1983 में इन्होंने इंसुलिन जीन की मदद से इंसुलिन प्रोटीन को तैयार किया था, और जिस बैक्टीरियम का इन्होंने इस्तेमाल किया था उसका नाम था ई कोलाई, ठीक है। इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए बनाने के लिए एली लिली कंपनी ने क्या दिया, इंसुलिन बनाने वाला जीन लिया, इंसुलिन जीन को आइसोलेट किया ह्यूमन बॉडी से, पैनक्रियास से। ये इंसुलिन जीन को हमने प्लाज्मिड के साथ इनकॉर्पोरेट किया, प्लाज्मिड के साथ इस इंसुलिन जीन को जब हमने जोड़ा तो हमें मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट सेल में उतार दिया, होस्ट सेल में उतार दिया। होस्ट सेल था ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, और ये प्लाज्मिड कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करेगा इस बैक्टीरियल सेल के रेप्लिकेशन के साथ। जितनी बार ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार इंसुलिन जीन भी प्लाज्मिड के साथ रेप्लिकेट करेगा, संख्या बढ़ेगी उसकी। तो इस तरह से तुम्हें इंसुलिन जीन की मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। बस यही कॉन्सेप्ट था एली लिली कंपनी का, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन जो होता है वो एक हार्मोन है, और हार्मोन के बारे में हमने पढ़ रखा है कि बात चाहे एंजाइम की हो, बात चाहे हार्मोन की हो, ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में तैयार किए जाते हैं, अक्रियाशील रूप में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। किसी तरह से ये ट्रांसफॉर्म करके, मैच्योर करके ही तैयार होते हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है। एक एंजाइम प्रो एंजाइम के रूप में बनता है, उसी तरह एक हार्मोन भी प्रो हार्मोन के रूप में बनता है, इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, अक्रियाशील फॉर्म में बनता है, और किसी वजह से ही वो एक्टिव हो पाता है, क्रियाशील हो पाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो किसी ने आपसे पूछा कि बताओ इंसुलिन कैसे बनेगा, तो आप कहना इंसुलिन सबसे पहले प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनेगा, प्रो हार्मोन के रूप में बनेगा, और वो प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन कहलाएगा। इस प्रो इंसुलिन में और मैच्योर इंसुलिन में क्या अंतर होगा, अंतर क्या होगा। इंसुलिन को मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन मतलब प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, कहीं ना कहीं इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है,
कहीं ना कहीं इसके अंदर सल्फाइड ब्रिज है, कहीं ना कहीं इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स ही मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स ही मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में मिले पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन जो बना वो इमैच्योर फॉर्म में बना, और आपको 3 पेप्टाइड उसमें नजर आए, एक ए पेप्टाइड, दूसरा बी पेप्टाइड, तीसरा सी पेप्टाइड आया। ठीक है, ग्रीन वाला इस ए पेप्टाइड, ब्लू वाला इस ए पेप्टाइड, ग्रे वाला है सी पेप्टाइड, ग्रीन वाला है बी पेप्टाइड। अभी ठीक है? इन पेप्टाइड्स के भीतर आपको सल्फाइड नजर आ रहा है, वहां पर सल्फाइड ब्रिज समझते हो? सल्फाइड ब्रिज एक ऐसा ब्रिज होता है जो 2 अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करने में हेल्प करता है। सल्फाइड ब्रिज एक ऐसा बॉन्ड होता है जो 2 अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करने में हेल्प करता है, आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। सल्फाइड ब्रिज एक ऐसा ब्रिज होता है जो 2 अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करने में हेल्प करता है। आ गई बात समझ में? ठीक, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो किसी ने आपसे पूछा कि बताओ बताओ एली लिली कंपनी का कारनामा बताओ। आपने कहा उन्होंने 1983 में, जब ना आप पैदा हुए थे ना मैं, ठीक है, उस समय एक कारनामा कर दिखाया और इंसुलिन को बनाकर दिखाया। मतलब कितनी सारी टेक्नोलॉजी अपने पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, है ना? तो जब भी आपसे कोई पूछे कि यार कुछ नया आविष्कार करो, तो आप क्या कह सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, सब हो चुका है। ठीक है ना? कुछ होता है तो बताएंगे। समझ गए? तो कहने का जो मेरा आपसे मतलब है वो ये है कि 1983 में एली लिली कंपनी ने क्या खोज के निकाल दिया? इंसुलिन बनाकर निकाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, और किसके होस्ट के रूप में इस्तेमाल किया? एस्चेरिशिया कोलाई को। किस जीन का प्रयोग किया? इंसुलिन जीन का प्रयोग किया। ये इंसुलिन जीन को होस्ट सेल के अंदर, एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर पहुंचाया कैसे? प्लाज्मिड के जरिए। प्लाज्मिड एक्ट एज ए वेक्टर। प्लाज्मिड और इंसुलिन जीन दोनों मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने होस्ट में उतार दिया। अब होस्ट में जो है ये रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बैक्टीरियल सेल के साथ उन्हें नंबर को बढ़ाता जाएगा, और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? इंसुलिन मिल जाएगा। तो बताओ प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में किस चीज का अंतर आता है? सी पेप्टाइड का अंतर आता है, सी पेप्टाइड का अंतर आता है। सी पेप्टाइड, ये देखो, ये फ्री सी पेप्टाइड दिख रहा है। मैच्योर इंसुलिन में फ्री सी पेप्टाइड नहीं होता। ठीक है, आप ऐसे इसको याद कर लो, जब आप मैच्योर होते हो समय के साथ, ठीक है, जैसे बचपन में आप चमत्कारी कहलाते हो, बचपन में आप कई सारे चमत्कार करते हो, मैजिशियन, ठीक, कई सारे चमत्कार करते हो, और आपके चमत्कार करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी के आधार पर आपके दोस्त भी आपको क्या बोलते हैं? चमत्कारी। अपने दोस्त अपन को, अपन अपना कितना भी अपनी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर अपने दोस्त अपन को क्या बोलते हैं? चमत्कार करने वाला व्यक्ति। ठीक है, मैजिक करने वाला व्यक्ति, है ना, कोई नया आविष्कार करने वाला व्यक्ति, चमत्कार। तो जैसे आप मैच्योर होते जाओगे समय के साथ, आपके वो चमत्कार करने की कैपेबिलिटी कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। फ्री सी पेप्टाइड, याद हो गया? तो सी पेप्टाइड छूट जाता है जब आप मैच्योर हो जाते हो। सी पेप्टाइड पीछे छूट जाता है जब आप मैच्योर हो जाते हो। याद हो गया? ठीक है, तो सी का मतलब समझ गया? तो सी फॉर सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड मैच्योर होने के बाद कम हो जाता है, वैसे भी कम हो जाता है। ठीक है, आप मैच्योर तभी तो कह रहा है जब आपने सी पेप्टाइड छोड़ दिया जिंदगी में। समझने वाले समझ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप मैच्योर हो जाते हो तो फ्री सी पेप्टाइड आपके दिमाग से निकल, सी पेप्टाइड वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं जब आप मैच्योर हो जाते हो। तो मैच्योर इंसुलिन इज डिवॉइड ऑफ फ्री सी पेप्टाइड। याद हो गया? ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
अदा, अदा का मतलब क्या होता है? अदा शर्मा, एक एक्ट्रेस है अदा शर्मा। तो यहां पे एक वर्ड आया है अदा, देखो अदा दिख रहा है, ये देखो एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है। एडिनोसिन डीएमिनेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है। एडिनोसिन डीएमिनेज क्या है? एक एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, आपको इम्यूनिटी देता है। क्या देता है? इम्यूनिटी देता है, आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। ये प्रोटीन इम्यून सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक है, सही तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये एंजाइम ज़रूरी है, इसका मतलब इसकी डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होंगी, कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम पर बुरा असर तो पड़ेगा। इस एंजाइम को बनाने के लिए चाहिए एक जीन, और जिस व्यक्ति के अंदर जन्मजात ये जीन ना आया हो उसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी आएगी, एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी आएगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब क्या कर सकते हैं हम जीन थेरेपी की मदद से? ये तो जन्मजाति नहीं होता ना किसी का, ये ख़त्म नहीं होता है, आपके शरीर की लड़ने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपका जो एड्स का जो वायरस होता है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को ख़त्म कर देता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को ख़त्म कर देने की वजह से जो बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है वो रुक जाता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स ख़त्म हो गए। टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स का आदेश देते हैं, आदेश देने वाला ही ख़त्म कर दिया तो बनेगा कैसे? लड़ेंगे कैसे? सेनापति को ख़त्म कर दो तो सेना लड़ेगी कैसे? ठीक है। तो किसी ने आपसे पूछा कि एडिनोसिन डीएमिनेज क्या है, तो बता देना, ठीक है। एडिनोसिन डीएमिनेज की समस्या से ग्रसित 4 साल की लड़की को पहली बार जीन थेरेपी दी गई थी। कब? 1990s में, जब ना आप पैदा हुए थे ना हम। 1990 में, 1990s के दौर में जीन थेरेपी पहली बार दी गई थी 4 साल की बच्ची को, ठीक है। क्या किया था इसमें? इसमें ये किया था, फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, ठीक है। एडीए अंदर पहुंचाने का एक तरीका ये है। एडीए की डेफिशिएंसी से जूझ रहे पेशेंट के बोन मैरो में ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद भी हम एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विथ बोथ दिस अप्रोचेस दैट दे आर नॉन कंप्लीटली क्यूरेटिव। तो ये एक सवाल बन गया, एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्यूरेटिव है या नहीं? नहीं, ठीक है। इंजेक्शन के जरिए एडिनोसिन डीएमिनेज को अंदर इंजेक्ट करना परमानेंट क्योर है? नहीं, ठीक है। अगला, एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन ए कल्चर आउटसाइड द बॉडी। आप वाइट ब्लड सेल्स को निकाल लो पेशेंट्स की बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से वाइट ब्लड सेल आप बाहर निकाल लो और उस वाइट ब्लड सेल में फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। और उन लिम्फोसाइट्स को वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दो, ठीक है। एक समय तक ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये इमॉर्टल हैं, ये मरते नहीं है, मतलब अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने से पहले ये दूसरे सेल्स बना देंगे। तो कहीं ना कहीं जो एंजाइम, जो जीन आपने डाला है वो भी तो रेप्लिकेट करेगा,
आपने एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी से जूझ रहे पेशेंट को ठीक करने के लिए क्या किया? आपने 3 स्टेप्स अपनाई। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा इंजेक्शन की मदद से एडिनोसिन डीएमिनेज को डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, और तीसरा लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाल लो बॉडी से और उनमें एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को या जीन को इंट्रोड्यूस कर दो। ये जीन जब आप इंट्रोड्यूस कर दोगे लिम्फोसाइट्स के अंदर और वापस पेशेंट्स के अंदर पहुंचा दोगे, ठीक है। लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल का हिस्सा होते हैं, लिम्फोसाइट्स इमोर्टल होते हैं, तो जब ये सेल्स इमोर्टल हैं तो जब तक ये जिंदा रहेंगे उनके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज बनता रहेगा, तो पेशेंट को एडिनोसिन डीएमिनेज मिलता रहेगा, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम सुचारू रूप से काम करता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर भी हम डिज़ायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करके जीन थेरेपी दे सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब है कि आप किसी तरह के सेल बॉडी से बाहर निकाल लो और उनके जीन्स को मैनिपुलेट कर दो, दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी समझ में आ गया। तो फिजियोथेरेपी में आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चेंज करने के लिए थेरेपी दी, जीन थेरेपी में आपके जीन की फंक्शनिंग को चेंज करने के लिए थेरेपी दी। आई बात समझ में? जीन थेरेपी क्लियर हो गया। ये परमानेंट क्योर हो सकता है। तो हमने एक पढ़ा था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एक पढ़ा था इंजेक्शन के जरिए एडिनोसिन डीएमिनेज देना, और एक पढ़ा हमने लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाल के उनमें एडीए बनाने वाला जीन इंट्रोड्यूस करना जीन थेरेपी के जरिए। तो इन तीनों में से जीन थेरेपी कौन है? सिर्फ लास्ट वाला, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जीन थेरेपी नहीं है। इंजेक्शन के जरिए एडिनोसिन डीएमिनेज को इंजेक्ट करना जीन थेरेपी नहीं है। जब तक आप जेनेटिक मैनिपुलेशन की बात नहीं करोगे, जब तक आप जीन के साथ छेड़छाड़ करने की बात नहीं करोगे, आप जीन थेरेपी का नाम नहीं लोगे, ठीक है। तो जीन थेरेपी लास्ट वाले में ही परमानेंट क्योर के रूप में आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है जीन थेरेपी। उम्मीद है आपको जीन थेरेपी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।